विद्यार्थियों, आपका प्रबंधन लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इस क्लास में स्वागत है। आज हम रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण के एक भाग लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का अध्ययन करने जा रहे हैं। लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय का प्रबंधक ये चाहता है कि उसकी संस्था के लाभ न केवल निरपेक्ष रूप से अर्थात कि रुपयों में, वरन सापेक्षिक रूप से अर्थात कि तुलनात्मक रूप से, यानी संस्था में प्रयुक्त पूंजी व अन्य संस्थाओं की तुलना में भी अधिक हों। और ऐसा तभी संभव होगा जबकि संस्था उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाए। संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की कार्यक्षमता व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता कहलाती है। लाभदायकता बिक्री की मात्रा, उत्पादन लागत तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग आदि पर निर्भर करती है, जिसका माप लाभदायकता अनुपातों की सहायता से किया जा सकता है। लाभदायकता अनुपात संपूर्ण प्रबंध की कार्यक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। लाभदायकता अनुपातों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। ए, बेस्ड ऑन सेल्स, बिक्री पर आधारित, एंड बी, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित या विनियोजित पूंजी पर आधारित। पहली बात करें अगर हम बेस्ड ऑन सेल्स की, तो लाभ के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि संस्था की बिक्री की प्रत्येक इकाई पर उचित लाभ कमाया जाए। यदि बिक्री में उचित लाभ उपांत या प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो संस्था के लिए स्थायी लागतों व ऋणों पर स्थायी भार की पूर्ति करना तथा अंशधारियों को उचित लाभ देना मुश्किल होगा। इसलिए बिक्री के संदर्भ में लाभदायकता के माप के निम्नलिखित जो आप 5 स्लाइड पर रेशियोज देख रहे हैं उनकी गणना की जाती है। दूसरा हम देखें विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। तो लाभदायकता के माप के लिए यह भी आवश्यक है कि लाभ की तुलना स्वामियों और लेनदारों द्वारा लगाई गई पूंजी कैपिटल से की जाए। यदि संस्था संपत्तियों पर संतोषजनक लाभ नहीं कमा पा रही है तो इसका आशय यह होगा कि संपत्तियों में अत्यधिक विनिवेश किया हुआ है और उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए पूंजी एवं संपत्तियों के संदर्भ में लाभदायकता माप की इन अनुपातों की गणना जो आप नीचे देख रहे हैं 4 प्रकार के रेशियोज हैं, रिटर्न्स हैं, की गणना की जाती है। इन्हें संपूर्ण लाभदायकता अनुपात या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी कहते हैं। बिक्री पर आधारित अनुपातों में पहला लाभदायकता अनुपात है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सूत्र आपके सामने है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का आशय नेट सेल्स में से COGS या COS जैसी भी स्थिति है को घटा दिया जाए। एक व्यापारिक संस्था में COGS होगी जो कि कैलकुलेट की जा सकती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस इफ देयर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। निर्माणी संस्था के लिए यही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी। और ओपनिंग स्टॉक, ऑल टाइप्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो, इसमें परचेजेस जोड़ दें, डायरेक्ट लेबर जोड़ दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ दें और उसमें से घटा दें क्लोजिंग स्टॉक सभी प्रकार का। तो ये एक निर्माणी संस्था के लिए COS आ जाएगा। तो इस प्रकार या तो COGS या COS जो भी हो उसको नेट सेल्स में से घटा के ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया जा सकता है। इसमें नेट सेल्स का भाग दे दें। नेट सेल्स का आशय यहाँ पर सेल्स में से, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा दें तो ये नेट सेल्स है। यह अनुपात सकल लाभ तथा शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध को बताता है। यह अनुपात व्यापारिक कुशलता, संस्था की कुशलता तथा संस्था की लाभ कमाने की क्षमता का प्रतीक भी है। इससे ज्ञात होता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़कर क्या है। इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय के लिए उतना ही लाभप्रद होगा। पर आधारित लाभदायकता अनुपात में दूसरा अनुपात है परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशियो। फार्मूला इसको कैलकुलेट करने का है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू
100। ऑपरेटिंग कॉस्ट परिचालन लागत, नेट सेल्स शुद्ध बिक्री, ऑपरेटिंग कॉस्ट में नेट सेल्स का भाग दें और 100 से गुणा करें। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात की जा सकती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल जैसी भी स्थिति हो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने सीओएस में शामिल नहीं किए हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन सभी का योग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। यह अनुपात परिचालन लागतों तथा शुद्ध बिक्री में संबंध को बताता है। परिचालन अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता एवं लाभार्जन क्षमता का माप होता है। यह अनुपात यह बतलाता है कि शुद्ध बिक्री का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों द्वारा शोषित कर लिया गया है। यदि यह अनुपात जितना कम होगा, गैर परिचालन व्यय, ब्याज, लाभांश आदि को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक लाभ उपलब्ध होंगे तथा शुद्ध लाभ भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि परिचालन अनुपात अधिक है तो गैर परिचालन व्ययों की पूर्ति के लिए कम उपलब्ध रहेंगे लाभ और शुद्ध लाभ भी कम ही होगा। यह व्यापारिक क्षमता की कमी का प्रतीक है। तीसरा अनुपात है परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सूत्र से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट सेल्स का भाग देकर उसको 100 से गुणा करने के। परिचालन लाभों में शुद्ध विक्रय का भाग दें एवं 100 से गुणा करें। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किए जा सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा के। इस अनुपात को शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं। यह परिचालन लाभ और शुद्ध विक्रय के संबंध को बताता है। परिचालन लाभ से आशय उस लाभ से है जो शुद्ध विक्रय में मुख्य व्यवसाय से संबंधित सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। यह मुख्य व्यवसाय की शुद्ध लाभदायकता का सूचक है। कुछ संस्थाओं में मुख्य व्यवसाय का लाभ तो बहुत कम होता है, परंतु अन्य कार्यों जैसे बैंक व प्रतिभूतियों पर ब्याज व लाभांश आदि का लाभ इतना अधिक होता है कि अंत में संस्था का शुद्ध लाभ बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में परिचालन लाभ अनुपात यह स्पष्ट करता है कि संस्था की कार्यक्षमता कम है, इसलिए अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की क्रियात्मक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऊंचे परिचालन लाभ अनुपात का अर्थ यह है कि संस्था में न केवल बिक्री में वृद्धि हुई है वरन वह संस्था अपने परिचालन व्ययों को कम करने में भी सक्षम रही है। तो लाभ अनुपात या नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्विवेलेंट टू पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पीबीटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नीचे आपके सामने दर्शाए हुए हैं कि अगर कोई डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और भी किसी प्रकार की प्राप्तियां हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, ट्रेडिशनल जो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में क्रेडिट साइड में लिखी हुई सारी मदें नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल चार्जेस, मेनली इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर जो हम ब्याज चुकाते हैं वो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और अन्य प्रकार के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से पीबीटी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ दें और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें। ये जो पीबीटी आता है अगर इसमें से हम टैक्स घटा दें तो पीएटी आ जाएगा। शुद्ध लाभ अनुपात, यह अनुपात एक संस्था के विक्रय तथा शुद्ध लाभों के मध्य संबंध को बताता है। मुख्य व्यवसाय का कुल लाभ परिचालन तथा गौण लाभों या गौण कार्यों के लाभों अर्थात गैर परिचालन लाभों का योग होता है। जब इस अनुपात की गणना प्रबंधक की कुशलता को मापने के लिए की जा रही हो तो कर से पूर्व लाभ लिए जाने चाहिए सूत्र में जब हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और इसकी गणना स्वामियों के लिए या तुलना के लिए की जा रही हो तो कर पश्चात लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिए जाने चाहिए। यह अनुपात संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता एवं कार्यकुशलता का सूचक है। यह न केवल आगमों रेवेन्यूज की वसूली एवं लागतों की पूर्ति करने संबंधी कुशलता को बताता है वरन प्रबंधक को स्वामियों की पूंजी पर जोखिम के लिए उचित प्रत्यय दिलाने की भी जानकारी देता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की कार्यक्षमता
तथा लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी। कहा जा सकता है कि साधनों का उतना ही अच्छा उपयोग किया जा रहा है। व्यय अनुपात या एक्सपेंसेस रेशो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। आपके सामने सूत्र प्रदर्शित है। पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशो, यहाँ पर्टिकुलर का मतलब जिस भी प्रकार के एक्सपेंसेस का रेशो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं वो वाला नाम यहाँ पे हम लिख दें। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशो इज इक्वलेंट टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। पर्टिकुलर एक्सपेंस का मतलब चाहे यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लें या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लें या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लें या इंटरेस्ट या फिर अन्य कोई भी एक्सपेंस का आइटम जो भी जिसके लिए हम अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, जिसकी विशेषता को हम परखना चाह रहे हैं उस व्यवसाय में, उस व्यय को यहाँ पर लिखा जा सकता है। परिचालन व्यय, जो इससे पहले हमने परिचालन अनुपात देखा था, तो वो परिचालन अनुपात संपूर्ण व्यवसाय की क्षमता का ज्ञान करा देता है, परंतु कभी कभी परिचालन व्यय की प्रत्येक में मद व उत्पादन लागत के प्रत्येक भाग के संदर्भ में जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। इसलिए व्यय अनुपातों की गणना भी की जा सकती है। व्यय अनुपातों से संस्था के प्रबंध की कुशलता, लाभार्जन क्षमता का ज्ञान होता है। व्यय अनुपातों की पिछले अनुपातों या प्रबंधक द्वारा निर्धारित मानक अनुपातों से तुलना की जाए तो प्रत्येक मद में बचत अथवा अति व्यय की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन कैपिटल, जिसमें कि हम पहला है B1 यहाँ पर आपके सामने है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सूत्र से जो आपके सामने है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग EBIT, earning before interest and tax, divided by capital employed multiplied by 100. Alternatively, this formula can also be used. Return on capital employed is equivalent to assets turnover multiplied by profit margin. ऊपर सूत्र में जो EBIT काम में लिया है ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और ये कैलकुलेट किया जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा के। ध्यान रहे यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल में फिक्स एसेट्स को जोड़ के। ध्यान रहे वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से कैलकुलेट हो जाती है और फिक्स एसेट्स में हम सभी स्थायी संपत्तियों को लेते हैं हास घटाने के उपरांत। किसी भी व्यापारिक संस्था में विनियोग करने का प्रमुख उद्देश्य विनियोजित की गई पूंजी पर प्रत्याय कमाना है। इसलिए किसी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता का माप करने के लिए आवश्यक है कि लाभ एवं विनियोजित पूंजी में तुलना की जाए। इस उद्देश्य से विनियोजन पूंजी पर प्रत्याय की गणना की जाती है। इसे विनियोग पर प्रत्याय या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI भी कहते हैं। यह अनुपात विनियोजित पूंजी और लाभों में संबंध को बताता है। यहाँ शुद्ध लाभ वो लिए जाने चाहिए जो विनियोजित पूंजी द्वारा अर्जित किए जा रहे हों। इसलिए प्रत्याय दर की गणना करते समय ब्याज एवं कर पूर्व लाभों में गैर व्यापारिक आय, अनावर्तक आय, असामान्य लाभ, गैर व्यापारिक व असामान्य हानियों का समायोजन कर लेना चाहिए। अर्थात लाभ है तो जोड़ दें और हानि है तो घटा दें। प्रबंध की कुशलता को माप करने के लिए विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की गणना में ब्याज व कर से पूर्व लाभ तथा दो संस्थाओं की तुलना या व्यवसाय स्वामियों के लिए गणना हेतु ब्याज एवं कर के पश्चात के लाभों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पर आधारित लाभदायकता अनुपातों में दूसरा है समता पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इक्विटी। फार्मूला है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वलेंट टू PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपॉन इक्विटी इंटू 100। यहाँ PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को जोड़ दें और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें। इसके उपरांत जो लाभ आता है उसमें से टैक्स को घटा दें तो ये PAT हो जाएगा। और इक्विटी का मतलब ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ या प्रॉपराइटर्स फंड जो भी है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सारे रिजर्व्स को इसमें जोड़ दें और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको घटा दें तो ये इक्विटी आ जाएगी। तो PAT में इस इक्विटी का भाग देकर हम रिटर्न ऑन इक्विटी ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात कर पश्चात शुद्ध लाभ
और स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध को बताता है। स्वामित्व कोषों में समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समस्त संचय शामिल किए जाते हैं। यह अनुपात व्यावसायिक संस्था को आंतरिक कोष उपलब्ध कराने वालों को उनके कोषों का व्यवसाय कैसे उपयोग कर रहा है इस बात की जानकारी देता है। इसे स्वामित्व या अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन ऑनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यह रिटर्न ऑन इक्विटी से अलग है क्योंकि उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शामिल होता है। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम अलग कर देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वलेंट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाई ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ PAT जो है वो है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, और उसमें से हम अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटा दें तो ये हमारा न्यूमरेटर साइड आ जाता है फार्मूले का। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब यहाँ पर इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्थ या जो हमने पिछले वाले सूत्र में कैलकुलेट किया इक्विटी, वो उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ दें तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड केवल समता अंशधारियों के लिए जो उपलब्ध लाभ हैं, कोष हैं, वो कहलाएंगे। समता अंशधारी किसी भी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, इसलिए परिचालन निष्पादन की जांच समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय दर के आधार पर ही की जा सकती है। इसमें कर पश्चात लाभों में से पूर्वाधिकार लाभांश घटाकर शेष लाभों की स्वामित्व कोषों में से पूर्वाधिकार पूंजी घटाकर शेष कोषों पर प्रत्याय दर की गणना करते हैं। यह प्रत्याय दर किसी भी व्यावसायिक संस्था की लाभार्जन क्षमता का सर्वोत्तम माप है, इसलिए यह जितना अधिक होगा संस्था भी उतनी ही अधिक लाभप्रद मानी जाएगी। प्रायः विनियोजक बाजार में जो भी इन्वेस्टर अपने धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, वो विनियोजक बाजार में इसी प्रत्याय दर से तुलना करके किसी भी कंपनी के समतांशों में विनियोग को करने अथवा न करने का निर्णय लेते हैं। पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों में अगला और अंतिम है कुल संपत्तियों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सूत्र से। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज इक्वलेंट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100। रिटर्न ऑन टोटल टेंजिबल एसेट्स अगर हम काम में लेना चाह रहे हैं सूत्र, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स। यहाँ टोटल एसेट्स से आशय फिक्स एसेट्स जिसमें हास घटा हुआ हो प्लस करंट एसेट्स यहाँ पर हम लेते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की टोटल के आधार पे टोटल एसेट ले रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें से एसेट पक्ष में लिखी हुई मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स को घटा देना चाहिए, और अगर हास लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो उस डेप्रिसिएशन फंड को भी इधर लाके घटा देना चाहिए। अगर हम यही रिटर्न टेंजिबल एसेट्स के ऊपर देख रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनसे कुछ भी रिकवर नहीं होगा, बस उनका वसूली मूल्य 0 है, तो ऐसी स्थिति में टोटल टेंजिबल एसेट्स हम लेंगे और टोटल एसेट्स जो ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा इसमें से घटा देंगे। यह कर एवं ब्याज पश्चात लाभों एवं कुल संपत्तियों में संबंध को बताता है। यह दर विनियोजित कोषों के प्रयोग में प्रबंधकीय कुशलता का माप भी करती है। यह दर जितनी अधिक होती है संस्था की लाभार्जन शक्ति भी उतनी ही अधिक मानी जाती है। कुल संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियां फिक्टिशियस एसेट को शामिल नहीं करते हैं। यदि कुल संपत्तियां के स्थान पर कुल मूर्त टोटल टेंजिबल एसेट्स ली जानी हो तो अदृश्य संपत्तियों, ख्याति आदि को शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाभदायकता अनुपात बिक्री पर आधारित हो या पूंजी पर आधारित हो, अगर ये प्रॉफिट की तुलना संपत्ति या विक्रय से की गई है तो ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए, व्यावसायिक संस्था के लिए अच्छा होगा।